ठीक है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है हमारा चैप्टर नंबर अभी 3 चल रहा है, लेक्सिकल एनालाइजर। एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है। तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम यहाँ पर स्कैनर भी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये इनपुट कैरेक्टर्स को रीड करता है, जो भी हमने सोर्स कोड के अंदर लिखा है उसको ग्रुप करता है लेक्सिम्स के अंदर, और ये सीरीज ऑफ टोकन्स आपको आगे पार्सर की तरफ ये पास कर देता है। ये इसका मेन काम है। इसके अलावा मतलब जो इसका दूसरा काम है वो ये है कि कमेंट्स को, वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, और डिस्प्ले एरर्स, अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है लेक्सिकल एनालाइजर के फेस के अंदर तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता है। ये लेक्सिकल एनालाइजर के हमारे पास काम है। फिर उसके बाद हमने देखा था टोकन्स, पैटर्न्स और लेक्सिम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। टोकन्स आर टर्मिनल सिंबल्स, जैसे कि आपके पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आपके पास वेरिएबल का नाम, या वेरिएबल नहीं, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का नाम यहाँ पर आइडेंटिफायर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर, कीवर्ड्स, पंक्चुएशन सिंबल, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, टोकन्स हैं। इन टोकन्स के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन करने होंगे कि इस आइडेंटिफायर के अंदर क्या रूल हो कि कोई भी आप जब वेरिएबल नेम दे रहे हैं तो वो वेरिएबल नेम किस रूल को फॉलो करते हुए आइडेंटिफायर बनेगा, उस रूल को हम यहाँ पर पैटर्न कह रहे हैं। पैटर्न इज रूल डिस्क्राइबिंग ऑल दोज लेक्सिम्स दैट कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टोकन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है पैटर्न और रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। जैसे अब यहाँ पर स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, कि आपका जो आइडेंटिफायर है या तो वो अल्फाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, और फिर वो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर से जाकर एंड हो जाएगा। तो ये रूल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है आइडेंटिफायर के लिए। तो इस तरह के रूल्स आपके पास हर टोकन के लिए डिफरेंट होंगे, यानी नंबर के लिए आपके पास अलग पैटर्न होगा, कीवर्ड्स के लिए अलग पैटर्न होगा, पंक्चुएशन सिंबल के लिए आपके पास अलग पैटर्न होगा। उसके बाद यहाँ पर लेक्सिम्स क्या होते हैं कि अगर आपने जो भी इनपुट वर्ड लिखा है, जो भी आपने अपने सोर्स कोड के अंदर इनपुट कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो अगर उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, यानी वो उस पैटर्न पे मैच हो जाते हैं, तो फिर अब वो आपके पास जो भी वर्ड होगा उसको हम लेक्सिम कहेंगे। लेक्सिम आपके पास वो वर्ड होता है जो पैटर्न को मैच करने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 21 है। अब 21 के लिए हमने नंबर्स के लिए कोई ना कोई रूल लिखा होगा कि 0 से लेकर यहाँ तक, मतलब एक लिमिट तक हमारे पास नंबर इस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं। तो 21 अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो हम 21 को कहेंगे कि ये नंबर टोकन का लेक्सिम है। ठीक है, इसी तरह ये ऑपरेटर टोकन का यहाँ पर लेक्सिम होगा, ये भी ऑपरेटर टोकन का लेक्सिम होगा। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। आज हमें इसके ऊपर ही काफ़ी अच्छी खासी बात करनी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखी थी। फिर हमने लेक्सिकल एरर्स देखे थे कि लेक्सिकल एरर आपके पास कब आते हैं, जब आपके पास रूल या पैटर्न आपके पास फॉलो नहीं किया जा रहा होता है, तो फिर आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से एरर आता है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स फॉर अ टोकन डिस्कस किए थे। The pointer to the symbol table entry becomes an attribute of particular token। आपके पास सिंबल टेबल के अंदर ये जो आप पॉइंटर यहाँ पर शो करते हैं, जो उसकी लोकेशन को बताता है कि सिंबल टेबल में ये किस जगह पर है, इस वाले पर्टिकुलर फील्ड को आप कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टोकन का यहाँ पर एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट आपके पास सिंबल टेबल एंट्री को का जो पॉइंटर होता है उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट ऑफ अ टोकन कहा जा रहा है। उसके बाद फिर हमने लुक अहेड को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लुक अहेड क्या होता है। इसके अंदर आपके पास देखें, जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब जब आपने a को लेक्सिकल एनालाइजर ध्यान में रखिएगा, एक एक कैरेक्टर को स्कैन करता है, यानी पहले वो a को रीड करेगा, फिर ग्रेटर देन को रीड करेगा, फिर इक्वल टू को, फिर b को, यानी इन चारों को वो अलग अलग रीड करेगा। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं यहाँ पर इसने a को रीड किया, फिर इसके बाद इसने ग्रेटर देन को रीड किया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। देखें, हमारे पास ग्रेटर देन भी ऑपरेटर मौजूद है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेक्सिम है, एक वैलिड लेक्सिम है ग्रेटर देन, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक अलग लेक्सिम है हमारे पास। यानी अब यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन आ रही है कि आपका जो मतलब लेक्सिकल एनालाइजर है वो ग्रेटर देन को यहाँ पर कंसिडर करेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू को कंसिडर करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक काम लेक्सिकल एनालाइजर करता है, लुक अहेड इसका नाम दिया गया है। लुक अहेड में क्या होता है कि जब वो ग्रेटर देन को रीड आउट करेगा तो ग्रेटर देन को पढ़ने के बाद वो अपने आगने वाले अगले कैरेक्टर को भी रीड करेगा। अगर उसको ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू मिल जाता है
जैसे रीड अनदर कैरेक्टर, उसने ग्रेटर देन को रीड करने के बाद एक और कैरेक्टर उसको मिला इक्वल टू, तो फिर वो लेक्सिम कंसिडर करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर उसको कोई और कैरेक्टर मिलता है, यानी ये इक्वल टू नहीं मिलता बल्कि उसकी जगह उसको डायरेक्टली बी मिल जाता है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर वो क्या करेगा, लेक्सिम जो है आपका ग्रेटर देन कंसिडर करेगा, और उसके बाद वो जो उसने एक अलग एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ पर रीड आउट किया था उसको वो दोबारा पुश बैक कर देगा, पुश बैक द एक्स्ट्रा कैरेक्टर दैट हैज बीन रेड। जो उसने एक्स्ट्रा कैरेक्टर रीड आउट किया है उसको वो एक स्टेप दोबारा पीछे जाएगा, ताकि यहाँ पर अगर कोई बड़ा टोकन बन रहा हो, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर वाला टोकन बन रहा हो, तो वो उसको यहाँ पर आराम से रीड आउट कर सके। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन डिस्कस किए थे यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट हमारे पास सेट ऑफ सिंबल्स की हमने बात की थी। ये आपके पास बाइनरी अल्फाबेट है, आज के अल्फाबेट आपके पास अलग होता है। यूनिकोड आपके पास मतलब आज के कोड के अंदर लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिकोड के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब इसके अंदर कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, ये आपके पास सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होता है। लैंग्वेज आपके पास काउंटेबल सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर सम फिक्स्ड अल्फाबेट, यानी किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से रूल डिफाइन करने के बाद या रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करने के बाद इस अल्फाबेट से जितने भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनेंगे वो आपके पास लैंग्वेज कहलाएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग आपके पास नल स्ट्रिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर हमने यूनियन को देखा था, कंकैटिनेशन को देखा था, क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर को देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल्स भी ली थी, मैं अभी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि यूनियन ऑफ एल एंड एम, अगर आपके पास एल और एम दो अलग अलग सेट मौजूद हैं, तो जब आप इनका यूनियन करेंगे तो आपके पास सिंगल लेंथ का कोई कैरेक्टर बनेगा। हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि एल के अंदर भी सिंगल लेटर वाले कैरेक्टर्स हैं और एम के अंदर भी सिंगल लेटर वाले कैरेक्टर्स। तो जब आप इनका यूनियन करेंगे तो आपको जो आउटपुट आएगा वो भी सिंगल कैरेक्टर का ही आएगा। एस जो है आपके पास वो एल के अंदर भी हो सकता है और वो एम के अंदर भी हो सकता है, यानी एस के अंदर, यानी सॉरी एल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो भी आपके पास इस सेट के अंदर आएंगे, और जो एम के अंदर कैरेक्टर्स है वो भी इसमें आएंगे। कंकैटिनेशन के अंदर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो दो की लेंथ का आपको यहाँ पर स्ट्रिंग मिलेगा। एस जो है आपके पास एल से बिलोंग करेगा और जो टी यहाँ पर आप ले रहे हैं ये आपके पास एम से बिलोंग करेगा। क्लीन क्लोजर के अंदर आपके पास क्या होता है कि आप जीरो से लेकर इन्फिनिट लेंथ तक जा सकते हैं, यानी आपके पास या तो नल स्ट्रिंग आ जाएगा या उसके बाद आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और पॉजिटिव क्लोजर के अंदर आपके पास जो है नल स्ट्रिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होता, यहाँ पर आपने हमेशा वन से यानी कम से कम एक अकरेंस आएगी एल की, उसके अलावा आप जितने भी यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ एल लेना चाहें वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर्स को डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर्स के लिए रूल किस तरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर से अब जो लेक्चर है वो समझे, यहाँ से अभी शुरू हो रहा है। मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन इसलिए करवा दिया ताकि ये वाली जो बातें हैं अभी हमने की हैं ये थोड़ा सा अभी वाले लेक्चर के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगी, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो अभी तक हमने पीछे डिस्कस किया है वो यहाँ पर अभी सारा काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स के अंदर एक बात की थी, हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जो हमने रूल्स या पर्टिकुलर ग्रामर हमने यहाँ पर डिफाइन की है, ये पास्कल लैंग्वेज को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिफाइन की थी। ठीक है, अब ये आपके पास जो है नॉन टर्मिनल थे एसटीएमटी, एक्सप्रेशन और टर्म, फिर इनके बिहाफ के ऊपर हम यहाँ पर इनको इन स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपके पास ग्रामर जो लिखी गई है ये सिंटैक्स एनालाइजर के लिए लिखी गई है और इनके अंदर कुछ ना कुछ टोकन्स हैं। ठीक है, इन टोकन्स को किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स डिफाइन किए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न डिफाइन किया है नंबर्स के लिए, डिजिट के ऊपर हमने पॉजिटिव क्लोजर लगाया, यानी आपके पास डिजिट जो है, डिजिट के लिए हमारे पास एक अलग से यहाँ पर ये पैटर्न मौजूद है। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि डिजिट के ऊपर पॉजिटिव क्लोजर है, यानी जितने भी इन 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं इनमें से कोई भी अकरेंस आपके पास आ सकती है डिजिट सॉरी नंबर के अंदर।
ठीक है, तो ये हमारा हमने यहाँ पर रूल डिफाइन कर दिया है नंबर के लिए। इसी तरह फिर लेटर के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक आपके पास जो है कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर आ सकता है। फिर यहाँ पर आइडेंटिफायर के लिए हमने ये आईडी लिखा है। आइडेंटिफायर के लिए हमने यहाँ पर रूल डिफाइन किया है। इस पर्टिकुलर रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यही रूल अभी हम नीचे भी डिस्कस करने लगे। ठीक है, आइडेंटिफायर लेटर, यानी सबसे पहले लेटर आएगा, उसके बाद यहाँ पर लेटर या डिजिट का कोई भी फिर कॉम्बिनेशन आ सकता है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर को सिंपल अल्फाज में हम यहाँ पर वेरिएबल नेम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफायर कुछ भी किसी भी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे वो यहाँ पर आपके पास लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी लेटर आ सकता है या कोई भी डिजिट आ सकता है, उसके कोई जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर का कोई जिक्र नहीं किया है, कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउ नहीं है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आइडेंटिफायर यहाँ पर हमने इसके लिए रूल डिफाइन कर दिया है। अब ये रूल आपके पास लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा ये बात। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा रूल हमने बनाया हुआ है आइडेंटिफायर के लिए। पीएचपी को अगर आप ध्यान में रखें तो वहां पर डॉलर का सिंबल लगाना जरूरी होता है आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के साथ। ठीक है, और अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस को देखें जैसे जावा को या सी शार्प को देखें तो वो अंडरस्कोर को अलाउ करता है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट आपके पास पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमने पैटर्न यूज किया है वो सिंपल है कि लेटर आएगा, लेटर के बाद लेटर और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इफ के लिए जो हमने पैटर्न यूज किया वो इफ ही है, देन के लिए देन है, एल्स के लिए एल्स है, और रिलेशनल ऑपरेटर इन पर्टिकुलर 6 में से कोई भी हो सकता है। तो अब ये जो पर्टिकुलर ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने लिखी थी, सॉरी ब्रांचिंग के स्टेटमेंट के लिए ग्रामर जो हमने यहाँ पर लिखी थी, उस ग्रामर के अंदर जो जो टोकन यहाँ पर आ सकते हैं उन टोकन्स के बिहाफ पर हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स को डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये देन आ रहा है, अब ये देन को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, देन को वो यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा कि इसके लिए यही आपके पास पैटर्न लिखा हुआ है कि देन के जगह पर सिर्फ देन ही आ सकता है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाए रिलेशनल ऑपरेटर टर्म, अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, वो सिर्फ इन 6 में से कोई एक हो सकता है। अगर इन 6 में से कोई और यहाँ पर चीज आएगी तो आपको लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से एरर रेज किया जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह आइडेंटिफायर के लिए भी आपके पास यहाँ पर आपने पैटर्न डिफाइन किया है, नंबर के लिए भी आपने पैटर्न डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ तक तकरीबन आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमने एक मतलब ये यूनिक किस्म का टोकन होता है WS, जिसको आप व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। वी असाइन द लेक्सिकल एनालाइजर द जॉब ऑफ स्ट्रिपिंग आउट व्हाइट स्पेस। अब मतलब हमने लेक्सिकल एनालाइजर को व्हाइट मूव करने का काम भी दिया है। तो व्हाइट स्पेसेस से अब वो किस तरह मतलब उसको पता चलेगा, तो व्हाइट स्पेसेस के लिए आपके पास हमने ये पैटर्न लिख दिया है कि ब्लैंक हो, टैब का बटन प्रेस हो, या न्यू लाइन कैरेक्टर प्रेस हो, या इनका कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है। हम उसको WS वाले टोकन से मतलब कंसिडर करेंगे, उसको हम WS वाला यानी व्हाइट स्पेस वाला जो है टोकन कंसिडर करेंगे। टोकन WS इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर टोकन, ये दूसरे टोकन से डिफरेंट है क्योंकि टोकन्स को जो नॉर्मली है ना हम सिंबल टेबल के अंदर सेव करवाते हैं, लेकिन WS को यानी व्हाइट स्पेसेस को हमें सेव करवाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी WS कैरेक्टर वाले टोकन के अंदर आता है हम उसको वहां पर डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसको पार्सर की तरफ नहीं जाने देते। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाइट स्पेसेस के लिए हमने जो पैटर्न डिफाइन किया है, इस पैटर्न की मदद से आपके लेक्सिकल एनालाइजर को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज जो लिखी गई है वो आपके पास व्हाइट स्पेस है। इस व्हाइट स्पेसेस को उसने सिंबल टेबल में सेव नहीं करवाना बल्कि उसने इसको डिस्कार्ड कर देना। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस की थी, बस ये आप देख लीजिएगा इस पिक्चर को, वही बात है जो अभी तक हम कर चुके हैं। फिर हमने ट्रांजिशन डायग्राम को शुरू किया था कि ट्रांजिशन डायग्राम ये जो हमने ऑटोमेटिक के अंदर भी इसको किया था कि ट्रांजिशन डायग्राम हैव कलेक्शन ऑफ नोड्स और सर्किल कॉल्ड स्टेट्स, यानी ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर स्टेट्स होती हैं जिनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
Each state represent a condition that could occur during the process of scanning the input looking for a लेक्सिन। हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई लेक्सिन को हम आगे पास कर रहे होते हैं। ये भी आप एग्जांपल देखकर समझ जाएंगे। एजेस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एजेस होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह यानी एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट के ऊपर किस लेक्सिन को या किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर रिलेशनल ऑपरेटर के लिए ये जो पैटर्न लिखा था, ये वाला जो पैटर्न अभी हमने लिखा था रिलेशनल ऑपरेटर के लिए, इस पर्टिकुलर पैटर्न का हम ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये किस तरह है देखें कि आपके पास जीरो जो है ये स्टार्ट को शो कर रहा है और ये डबल सर्किल जो है आपके पास एंड स्टेट को शो कर रहा है। तो देखें कि जब आपने जीरो पर थे, आपने लेस देन को रीड आउट किया तो आप वन के ऊपर चले गए। अब जब आप जीरो को सॉरी लेस देन को रीड आउट करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि लेस देन इक्वल टू आपके पास बन सकता है, या लेस देन और ग्रेटर देन को मिलाकर ये नॉट इक्वल टू को शो कर रहा है। बुक के एग्जांपल के हिसाब से नॉट इक्वल टू को ये शो कर रहा है, तो ये भी आपके पास पर्टिकुलर एक ऑप्शन बन रहा है कि लेस देन आने के बाद ये चीज हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपका लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा कि वो लेस देन को रीड आउट करने के बाद लुक अहेड करेगा। लुक अहेड करेगा कि कहीं मेरे पास इक्वल टू तो नहीं आ रहा या मेरे पास ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा। लेस देन के फौरन बाद अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपके पास या तो लेस देन इक्वल टू को कंसिडर करेगा, यानी आपको रिटर्न में एल ई मिल जाएगा। ठीक है, या आपके पास नॉट इक्वल टू मिल जाएगा अगर आपको सेकंड कैरेक्टर जो है ग्रेटर देन मिल रहा है। अगर इसके अलावा कोई कैरेक्टर मिलता है यानी आपको लेस देन सॉरी स्पेस मिल जाता है, या आपको मतलब कोई और वेरिएबल का नाम आ जाता है या कोई और कैरेक्टर आपके पास मिल जाता है, तो यहाँ पर जो लेक्सिन कंसिडर किया जाएगा फिर वो लेस देन कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास अगर डायरेक्टली स्टार्ट सिंबल में इसको इक्वल टू मिलता है तो इक्वल टू के बिहाफ पर हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे, इक्वल टू को रिटर्न कर देंगे। फिर जब आप ग्रेटर देन आपको शुरू में मिलता है तो यहाँ पर फिर एक और पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो वो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद आपको जी ई रिटर्न कर देगा कि आपके पास ग्रेटर देन यहाँ पर जो आपका लेक्सिम बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा। अगर इक्वल टू आपको सेकंड कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, कोई और कैरेक्टर मिल रहा है, तो आपके पास जो है लेक्सिम ग्रेटर देन कंसिडर किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रांजिशन डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर लेस देन को ही एंड स्टेट कंसिडर कर लेते तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम होती कि एंड स्टेट पे जाने के बाद हमारे पास ये पॉसिबल तरीका नहीं है कि हम किसी और स्टेट पर चले जाएं, तो फिर हमें लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर नहीं मिलता कभी भी, और नॉट इक्वल टू भी हमें कभी भी नहीं मिलता। तो ट्रांजिशन डायग्राम को बहुत ध्यान से यहाँ पर बनाया गया है ताकि जितने भी पॉसिबल रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं वो तमाम के तमाम उस पर्टिकुलर पैटर्न पर पूरे उतर सकें जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। तो होपफुली ये डायग्राम आपको ट्रांजिशन डायग्राम जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारा जो है नया लेक्चर का नया पार्ट शुरू हो रहा है। इन लाइंस को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करें। वैसे ये टॉपिक जो है यही है कि आइडेंटिफायर्स को और रिजर्व वर्ड्स को आप किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पर्टिकुलर आपके पास रिजर्व वर्ड है और ये पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है। पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम को जो आइडेंटिफायर्स के लिए बनाया गया है। इसका जो रूल अभी मैंने आपको कहा था ध्यान में रखिएगा, वो यही वाला है कि लेटर फिर उसके बाद लेटर और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट हमने किया है लेटर, सबसे पहले कोई एक लेटर आएगा। ठीक है, उसके बाद लेटर और डिजिट के ऊपर हमने यहाँ पर लूप लगा दिया है कि जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी लेटर और डिजिट आपके पास यहाँ पर आना चाहे वो आ सकते हैं, और ये आपके पास कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपके पास कोई और सिंबल आपको यहाँ पर नहीं मिल जाता। अब ये अदर सिंबल से मुराद आपके पास स्पेस भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है जो आपके पास एक आइडेंटिफायर को दूसरे आइडेंटिफायर से डिफरेंशिएट करेगा। तो होपफुली आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा रूल जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पैटर्न, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाया गया है आइडेंटिफायर के लिए। अब इन लाइंस को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखें रिकॉग्नाइजिंग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब देखें कीवर्ड आपके पास कौन से होते हैं, जैसे इफ हुआ, देन हुआ, फोर हुआ, वाइल हुआ, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। इनकी एक अलग से मीनिंग होती है आपकी लैंग्वेज के अंदर। तो रिकॉग्नाइजिंग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स presents a problem।
अगर इस ट्रांजिशन डायग्राम को हम दिमाग में रखें तो फिर रिजर्व्ड वर्ड्स के लिए यानी कीवर्ड्स के लिए और आइडेंटिफायर के लिए, दोनों के लिए ये बिल्कुल सेम आपके पास डायग्राम काम करेगा ना। देखें, यूजुअली कीवर्ड्स लाइक इफ और देन आर रिजर्व्ड। अब आमतौर पर क्या होता है कि इफ और देन जो है आपके पास रिजर्व वर्ड है, एज दे आर इन आवर रनिंग एग्जाम्पल, जो अभी अब हम अपनी एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो दे आर नॉट आइडेंटिफायर। अब उनको हम आइडेंटिफायर कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, इफ को और देन को हम आइडेंटिफायर कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। दे आर नॉट आइडेंटिफायर इवन दो दे लुक लाइक आइडेंटिफायर, भले वो आइडेंटिफायर की तरह लग रहे हैं। जैसे इफ है, यहाँ से हमने आई को पास किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एफ को ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेस आ जाता है तो हम इफ को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी इफ जो है हमारे पास देखा जाए तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट आइडेंटिफायर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह देन भी अगर हम यहाँ देखें तो पहले हमने टी को यहाँ से रीड आउट किया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एच को रीड किया, फिर ई को रीड किया, फिर हमने यहाँ पर एन को रीड किया, फिर स्पेस हमारे पास आ जाता है। तो हम देन को यहाँ पर एक स्पेसिफिक लेक्सिन यहाँ पर कंसिडर कर, सॉरी, स्पेसिफिक आइडेंटिफायर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम अगर इनको भी आइडेंटिफायर ही कंसिडर करेंगे तो आइडेंटिफायर्स में और रिजर्व वर्ड्स में आपके लेक्सिकल एनालाइजर को फर्क कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि ये जो डायग्राम आपके पास बनाया गया है, या आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स दोनों के लिए सेम तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इफ को और देन को जो है अलग, सॉरी, रिजर्व वर्ड्स को और आइडेंटिफायर्स को आपने अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। देखें, आपके पास ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर क्या है कि पहले आपके पास एक सिंगल लेटर आएगा, ठीक है। सिंगल लेटर के आने के बाद कोई भी आपके पास लेटर आ सकता है या कोई भी आपके पास यहाँ पर डिजिट आ सकता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये लूप लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर कोई और कैरेक्टर आएगा। यहाँ पर अदर के अंदर आप फिलहाल के लिए समझ लें कि यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर आपको मिल रहा है। अब आपके पास अगर हम ये देन को देखें, ठीक है, तो देन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले देन के अंदर टी कैरेक्टर आ रहा है ना, टी लेटर आ रहा है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पर टी से, टी हमारे पास आया, फिर उसके बाद हमने एच को रीड आउट करना है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस एज की मदद से या इस ट्रांजिशन की मदद से हम यहाँ पर एच को रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ई को रीड आउट किया, फिर हमने एन को रीड आउट किया। यानी आप यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको यहाँ पर आपने रीड आउट किया, ये तमाम के तमाम लेटर्स थे, तो हम इस ट्रांजिशन की मदद से उनको रीड आउट कर सकते हैं। एन को रीड करने के बाद आपको स्पेस कैरेक्टर मिलता है, तो फिर वो आपके पास इस लूप के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ लेटर को और डिजिट को रीड करना है। इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर आएगा तो फिर हम इस ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको स्पेस मिलता है तो फिर आप एंड स्टेट की तरफ आ गए, यानी आपके पास एंड हो गया है आपका ये वाला जो कीवर्ड था, या ये वाला जो आपने यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग लिखा था, वो आपके पास यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट हो जाता है। देन जो है यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये देन जब पूरा हो गया तो यहाँ पर ये इसको वैलिड आइडेंटिफायर कंसिडर करेगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाया गया है ये इसके रूल को पूरा कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको भी आइडेंटिफायर कंसिडर करेंगे तो फिर इसके रिजर्व्ड होने का फायदा क्या हुआ। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि इस ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से आप नॉर्मल आइडेंटिफायर को तो देखेंगे ही, लेकिन आपके पास जितने भी तकरीबन जो आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो भी इस आइडेंटिफायर, वो भी इस पैटर्न को या इस ट्रांजिशन डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब कंफ्लिक्ट आ रहा है कि दोनों के अंदर डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है। इन दो पॉसिबल तरीकों को आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। There are two ways that we can handle reserved words that look like identifier. अब इस तरह के reserved words जो आपके पास identifier की तरह ही दिखते हैं उनको दो, पहला तरीका इंस्टॉल reserved
ऐड करवा देंगे। लेक्सिम क्या है? इफ है, इसका टोकन भी इफ ही है क्योंकि इफ के बिहाफ पर हमने देखा था कि एक ही लेक्सिम हमारे पास बनता है इफ। और इसकी टोकन टाइप वाली फील्ड के अंदर हम क्या लिख देंगे कि ये कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है। तमाम के तमाम कीवर्ड यहाँ देंगे। फोर आपके सिंबल टेबल में आप लोड करवा चुके हैं और फोर को कोई दोबारा से एक वेरिएबल नेम बनाने की कोशिश करता है तो क्या होगा, जैसे ही उसने वेरिएबल नेम की जगह पर फोर लिखा होगा, ये फोर चेक किया जाएगा सिंबल टेबल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंबल टेबल के अंदर जब आप पॉइंटर आप लगा देते हैं ना, तो वो पॉइंटर फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि ये जो फोर है ये ऑलरेडी सिंबल टेबल के अंदर मौजूद है और इसकी जो टोकन टाइप है वो कीवर्ड है। तो वो आपको लेक्सिकल एनालाइजर शुरू में ही मना कर देगा कि फोर जो है इसके टोकन टाइप कीवर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड का या इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। और अगर दूसरी अगर आप देखें, आप वेरिएबल नेम बनाते हैं 412 के नाम से, तो अब ये जो 412 है, ये 412 इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी आपने यहाँ पर एफ को रीड आउट किया, फिर आपने ओ रीड किया, फिर आपने आर रीड किया, फिर यहाँ पर आपने 1 और 2 को रीड आउट करके यहाँ पर स्पेस को रीड किया, तो आपके पास एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर बन गया। अब ये जो 412 था, आपका लेक्सिकल एनालाइजर चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर 412 मेरे पास आया है ये पहले से सिंबल टेबल में मौजूद है या नहीं है। तो जो कीवर्ड थे वो तो हमारे पास यही वाले थे, ये 42 हमारे पास इनिशियली नहीं था, यानी शुरू में नहीं था। जब हमारे कोड को पढ़ा जाने लगा, लेक्सिकल एनालाइजर ने हमारे कोड को रीड करना शुरू किया, तब उसको ये वाला 412 कीवर्ड मिला। उसने इसकी टोकन यहाँ पर सिंबल टेबल में सेट किया कि ये आइडेंटिफायर है और टोकन टाइप के अंदर उसने आइडेंटिफायर डालकर इसको आइडेंटिफायर बना दिया। तो होपफुली अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पहला तरीका क्या है। दोबारा से बता देता हूँ कि इस डायग्राम की मदद से आपके पास ये चीज़ मेंशन करना, या इस चीज़ को समझना मुश्किल है आपके लेक्सिकल एनालाइजर के लिए कि रिजर्व वर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए। तो इसको करने के दो पॉसिबल तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है कि जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं आप उन तमाम के तमाम रिजर्व वर्ड्स को शुरू में ही अपने सिंबल टेबल के अंदर लोड करवा देते हैं, ताकि जैसे ये दोबारा आए तो इनके अंदर हमने एक फील्ड मेंशन की हुई है कि ये आपके पास कीवर्ड है। तो जब आपके पास ये दोबारा से आपके कोड के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, यानी आपके कोड के अंदर दोबारा से आएंगे, तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जो आप वर्ड इस्तेमाल करने लगे हैं ये आपके पास कोई कीवर्ड है। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और कैरेक्टर, कोई और वर्ड आता है तो वो उसको फिर नॉर्मल आइडेंटिफायर यहाँ पर कंसिडर कर सकता है। एनी आइडेंटिफायर नॉट इन द सिंबल टेबल, कोई भी आइडेंटिफायर जो सिंबल टेबल के अंदर आपके लेक्सिकल एनालाइजर को नहीं मिलेगा। ध्यान से इस बात को पढ़िएगा। एनी आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर जो सिंबल टेबल में आपके लेक्सिकल एनालाइजर को नहीं मिलेगा, वो आपके पास रिजर्व वर्ड हो ही नहीं सकता। उसकी जो टोकन, यानी उसका जो टोकन होगा वो आपके पास आइडेंटिफायर होगा। इस लाइन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। कोई भी आइडेंटिफायर जो शुरू में सिंबल टेबल में आपके लेक्सिकल एनालाइजर को नहीं मिला, वो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। उसका जो टोकन है वो आपके पास हमेशा आइडेंटिफायर ही होगा। ठीक है, तो अब होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अब ये तकरीबन